हेलो दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में। पॉलिटी की सीरीज में हम अभी आर्टिकल नंबर 30 तक फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 31 देखिए। आर्टिकल नंबर 31 जैसा कि ये ओरिजिनली यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। एक्चुअल में आर्टिकल नंबर 31 को अभी रिपील कर लिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है। ओरिजिनली ये एक फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट किस चीज के लिए? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 31 से इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इसको रिपील कर लिया गया और इसको एज ए स्टैट्यूटरी लॉ बनाया गया। किससे? आर्टिकल नंबर 300 में। और इसको रिपील कब किया गया? 1978 में। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको एज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट रिमूव कर दिया गया और उसको सिंपल स्टैट्यूटरी लॉ बनाया गया आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी लॉ बनाया गया। इसका मतलब अभी अगर ये फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता, राइट टू प्रॉपर्टी, तो आप इसके एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन अभी एक सिंपल लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर ये फंडामेंटल राइट रहता, राइट टू प्रॉपर्टी, तो अगर भविष्य में सरकार या पार्लियामेंट कोई कानून लेके आती और वो कानून इसके अगेंस्ट में जाता, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये एज ए स्टैट्यूटरी लॉ है, तो आप कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 31 है। इसमें आप ये याद रखिए कि आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी था ओरिजिनली, जिसको रिपील कर लिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा और उसको आर्टिकल 300 में डाल दिया गया एज ए स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 जिसको कि अम्बेडकर जी के द्वारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, इनको एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने के लिए जो आपको जो प्रोविजन है वो कहां से मिला है? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 में लिखा हुआ है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 32 में है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के दौरान जबकि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा रहे हो, तो इसमें एक टर्म आती है रिट्स। रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर। क्या? ऑर्डर। तो ये जो रिट्स है, ये आप सुप्रीम कोर्ट में भी इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो इशू करता है, वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये जो 5 तरह के रिट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स का जो जुरिडिक्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स है उनके लिए ही रिट्स इशू कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन हाई कोर्ट का जो दायरा है वो ज्यादा है, वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी रिट्स इशू कर सकता है, इसलिए उसका स्कोप ब्रॉडर है देन द सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिट्स इशू है, रिट्स जो है हेबेस कॉर्पस। ठीक है, इसका मतलब होता है फिजिकली बॉडी को प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने। अगर किसी व्यक्ति को डिटेंशन में ले लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करके उनसे ये गवर्नमेंट को या फिर उस पब्लिक अथॉरिटी को ये आदेश, ये ऑर्डर कर सकते हैं कि आप बॉडी को फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट कीजिए। और अगर उनको लगता है कि इनको इलीगली या गलत तरीके से डिटेंशन में लिया गया है, तो वो उनको फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मैंडेमस।
मैंडेमस का मतलब होता है क्या? ऑर्डर। ठीक है, मैंडेमस का मतलब है ऑर्डर। देखिए ये जो रिट इशू किया जाता है, ये इशू किया जाता है किसी भी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, या कोई स्टेट अथॉरिटी, कोई पब्लिक अथॉरिटी, और उनको ये बताया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। टू परफॉर्म द ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म कीजिए। ये ऑर्डर देने के लिए मैंडेमस का रिट इशू किया जाता है। ठीक है, थर्ड आपका सर्टियोरी, सर्टियोरेरी। ठीक है, सर्टियोरेरी, इसको आप याद कर सकते हैं सी से, क्योर, मतलब उसका इलाज करने के लिए, कोई बीमारी होगी उसका इलाज करने के लिए। ठीक है, और पी का मतलब है प्रिवेंट। ये दोनों रिलेटेड है आपस में, वो बताता हूं कैसे। देखिए, अगर लोअर कोर्ट्स ने या किसी ट्रिब्यूनल ने या फिर किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई आदेश पारित कर दिया है, तो उस आदेश को रद्द करने के लिए, उस आदेश को नल एंड वॉइड करने के लिए ये रिट इशू किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर पास हो चुका है लोअर कोर्ट्स के द्वारा, लेकिन प्रोविजन में क्या है कि प्रक्रिया अभी चल रही है, ऑर्डर पास नहीं हुआ है, उसी से पहले उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये प्रोविजन का रिट डाला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंशन हो रहा है, यहाँ पे क्योर हो रहा है। यहाँ पे जजमेंट हो चुकी है, यहाँ पे जजमेंट नहीं हुई है अभी। ठीक है, और पांचवा है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब है बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। अगर आपने एज ए पब्लिक अथॉरिटी, एज ए स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, कोई ऐसा काम किया है और उसमें पिटिशनर ने पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से पूछ सकते हैं कि आपने बाय व्हाट अथॉरिटी ये डिसीजन लिया, या आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 32 है। एक बार देखिए, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 32 मतलब आपके जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रॉपरली एनफोर्समेंट कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, ये आर्टिकल 32 कहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 है, और हाई कोर्ट का दायरा ज्यादा है रिट इशू करने का। और ये एनफोर्समेंट, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू किया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रिट इशू किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, और इसके अलग और चीजों के लिए जो रिट्स है वो हाई कोर्ट दोनों कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33 में गिवन है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेज है, पुलिस है, उनके लिए डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो और एब्रोगेट भी कर सकते हो। ठीक है, किसी लिमिट तक उसको आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, ओनली फॉर आर्म्ड फोर्सेस के लिए, टू मेंटेन द डिसिप्लिन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 34, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ मार्शियल लॉ इज इन फोर्स। अगर मार्शियल लॉ फोर्स में रहता है तो फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होंगे। और मार्शियल लॉ की पावर किसके पास है? ओनली टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही तीनों सेना के हेड कमांडर हैं। ठीक है, अगर मार्शियल लॉ आता है तो फंडामेंटल राइट्स को उसमें, उस केस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। उस पीरियड के दौरान फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे। आर्टिकल नंबर 35 बोलते हैं पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट इन द पार्लियामेंट। अगर किसी फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए अगर हम कोई कानून बनाते हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट है उसको लागू करने के लिए अगर हम कोई कानून बनाते हैं, तो वो पावर पार्लियामेंट के पास रहेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुसार अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अलग अलग सब कुछ रहेगा। तो सारी चीज समान रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो उसके लिए ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये फंडामेंटल राइट्स की क्लास खत्म होती है।
आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हमने सारे फंडामेंटल राइट्स किए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन सभी आर्टिकल्स में से मेन जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को एक बार हम रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।